Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu analysis of 25th of August 2026। तो 25 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सिंपल 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक पूरे करा देना, ठीक है ना। तो फिर माता रानी फिर ऐसे में पाप भी चढ़ाती हैं। स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस को। सबसे पहली न्यूज है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु के पारंदूर एयरपोर्ट की, ठीक है ना। पहले ये प्रोजेक्ट चलने वाला था, लेकिन फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था कि बहुत सारे फार्मलैंड जो है वो इसके कारण इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो जो सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड दिस प्रोजेक्ट नाउ, एंड पारंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया है। नई लोकेशन देखी जाएगी आफ्टर द एनालिसिस एंड इम्पैक्ट एनालिसिस एवरीथिंग एल्स, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि एयरपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट ऑल्सो सेड दैट एयरपोर्ट शुड नॉट बी बिल्ट एट पारंदूर एज इट वुड अफेक्ट द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फार्मलैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। उनका कहना था कि भाई ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है या फिर जहाँ पे फार्मलैंड्स है, ऐसी जगह पे हमको वो नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो वी विल नॉट बी कंस्ट्रक्टिंग द पारंदूर एयरपोर्ट। याद रखना, तमिलनाडु में ये एयरपोर्ट बनना था, ठीक है ना, द सेकंड ब्रांच, लेकिन वो अब नहीं बनेगा वहां पे, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट न्यूज विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे सेकंड न्यूज, यहाँ पे एनसीडीसी अमेंडमेंट की दिख रही है, ये आपको दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ ना एनसीडीसी अमेंडमेंट। तो अब फार्मर्स बॉडी जो एसकेएम है, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने कहा है कि एनसीडीसी की जो अमेंडमेंट है, इट इज एन ऑनस्लॉट ऑन द फेडरल राइट्स ऑफ द स्टेट्स। अब तो देख लेते हैं एनसीडीसी क्या है। एनसीडीसी बेसिकली अभी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट है, वो एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है 2026। एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल 2026। अब एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल है तो मतलब कोई एक्ट रहा होगा एनसीडीसी नाम का। तो यस, एनसीडीसी एक्ट था 1962 का, ठीक है। एनसीडीसी एक्ट था 1962 का, जिसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम क्या है? एनसीडीसी, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब एनसीडीसी अमेंडमेंट एक्ट 1962, सॉरी एनसीडीसी एक्ट 1962 का है, उसका अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट अभी लेकर के आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या चीज अमेंड करने वाली है? तो अमेंड ये करने वाली है कि जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्कोप है इस स्टैट्यूटरी बॉडी का, यानी कि एनसीडीसी का, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, उसको एक्सपैंड कर रही है गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीडीसी की पावर्स बढ़ा रही है और उसकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्कोप्स को बढ़ा रही है। एसकेएम का ये कहना है कि चूंकि कोऑपरेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, कोऑपरेशन इज एन स्टेट सब्जेक्ट, तो ऐसे में एक सेंट्रल लेवल पे एक ऐसी बॉडी की पावर्स बढ़ाना जो कि ऐसी स्टेट कॉर्पोरेशंस की कोऑपरेशन की पावर को असर कर ले, सो दैट विल नॉट बी राइट, है ना। इनका कहना है कि इट इज अ नेकेड इंट्रूजन बाय द यूनियन गवर्नमेंट इनटू द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉ है, जो अमेंडमेंट है, वो अलाउ करेगा एनसीडीसी को टू डायरेक्टली इंटरवीन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड टेक देयर शेयर्स ओपनली। उनका कहना है कि एनसीडीसी डायरेक्टली जो है वो इंटरवीन कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और उनके शेयर्स को ले सकती है। ये वॉयलेट करता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, एंड इस तरीके से क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा। ऑब्वियसली बात है, दिस विल लीड टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर आप देखें तो एनसीडीसी का जो अमेंडमेंट एक्ट है, परमिट्स इट्स ऑपरेशंस टू एक्सटेंड टू नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स एंड अबॉलिश द स्टिपुलेशन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन द रूरल रीजन। तो बहुत सारे पावर्स जो एनसीडीसी को दे दिए जाएंगे, एक तो इंटरवीन करने की, इंट्रूजन करने की, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में भी एक्सटेंड कर देंगे उनके पावर्स को, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। एंड उनका ये भी कहना है कि जो एग्रीकल्चरल एंड रूरल इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल का पैसा है, उसको डाइवर्ट करने की पावर भी एनसीडीसी के पास आ जाएगी कि वो अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए भी उस पैसे को डाइवर्ट कर ले। तो ये सारी चीजें जो है, दिस विल रिड्यूस द पावर ऑफ द स्टेट्स, दिस विल इंक्रीज द पावर ऑफ द सेंटर, एंड एक तरीके से आप स्टेट सब्जेक्ट में सेंट्रल इंट्रूजन अलाउ करेंगे एनसीडीसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको एनसीडीसी के बारे में समझ में आ गया, आपको एनसीडीसी एक्ट के बारे में और अमेंडमेंट एक्ट के बारे में समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है वह सुप्रीम कोर्ट बैन्स कंस्ट्रक्शन नियर राजस्थान जोजड़ी रिवर। ये जोजारी लिखा है ना, इट्स जोजरी, इसको जोजड़ी बोलते हैं, जोजारी रिवर। और दो नदियां हैं एक्चुअली यहाँ पे जो जिसके बारे में मेंशन्ड है, एक तो
जोजाड़ी और दूसरी बांदी रिवर। तो याद रखिएगा, पहले तो ये दो नदियां याद रखना है, कहाँ की नदियां हैं, ये राजस्थान की नदियां हैं। एंड जोजाड़ी रिवर जो है वो पास करती है जोधपुर से, इट पासेस थ्रू जोधपुर। और बांदी रिवर जो है वो पाली से फ्लो करती है। इसके अलावा लूनी रिवर जो है वो भी आपको पता हो कि बलोत्रा से निकलती है। एंड बांदी और जोजाड़ी रिवर जो है दे मर्ज विद द लूनी रिवर नियर बलोत्रा सिटी। तो याद रखिएगा, जोजाड़ी और बांदी दोनों नदियां किससे जाके मिलती हैं, दे मीट द लूनी रिवर। ठीक है, रिमेंबर दैट, बलोत्रा सिटी में जोजाड़ी और बांदी दोनों मिल जाते हैं, किससे, लूनी रिवर से मिल जाती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और ये जोजाड़ी और बांदी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में, तो याद रखना। आई होप यू विल रिमेम्बर दैट। अब यहाँ पे एक तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट का आया था और दूसरा कृष्णा डिस्प्यूट का आया था। लेट मी टेल यू फ्रॉम द नोट्स एज वेल। नोट्स मैं देख लेता हूँ, कुछ मैंने लिखे हैं शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो कावेरी रिवर है, दूसरा कृष्णा रिवर है, दोनों का। कावेरी रिवर के बारे में बताऊं तो इसका ओरिजिन ताल कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका से है। और मेजर ट्रिब्यूटरीज में हरंगी, हिमावती, शिमशा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, नोयाल, भवानी, अमरावती। These are the major tributaries of the Kaveri river. Make sure you remember that. डेल्टा ये बनाता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका डेल्टा थंजावुर के पास है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी जो रिवर हमको जाननी थी, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट्स में है, याद रखना। और इसका कोर्स है महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसकी भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, मूसी। रिमेंबर दैट, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना एंड मूसी। इट ऑल्सो फॉर्म्स डेल्टा इन आंध्र प्रदेश, याद रखना, ये भी अपना डेल्टा बनाता है। एंड दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स विच आर देयर, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो कृष्णा और कावेरी दोनों जो अलग अलग न्यूज में नदियां थी, उनके बारे में, उनका ओरिजिन, उनकी ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दी। क्वेश्चन यही पूछेगा, ट्रिब्यूटरीज पे ही क्वेश्चन पूछता है ना। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया हुआ, तो देख लेना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। पीएम टेकिंग फॉरवर्ड संत रविदास आइडियल्स। यहाँ पे बात चल रही है संत रविदास जी की। संत रविदास का भी 650th बर्थ सेलिब्रेशन होगा, याद रखना। 650th बर्थ एनिवर्सरी है इस बार संत रविदास की। संत रविदास जो थे, ही वॉज अ भक्ति पोएट एंड भक्ति सेंट थे फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड अगर उनके बैकग्राउंड की हम बात करें तो ही केम फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड लेदर वर्किंग कम्युनिटी। जो संत रविदास थे, ही केम फ्रॉम द लेदर वर्क, चमड़े का जो काम होता है वहां से आते हैं। एंड डीप स्पिरिचुअल डिवोशन एंड सूफी एंड भक्ति सेंट्स का उन्होंने उनके बारे में बताया। गोवर्धनपुर वाराणसी के पास है, वहां पे उनका जन्म हुआ। ही टॉट दैट अ पर्सन इज नोन बाय देयर एक्शंस एंड इनर प्योरिटी, नॉट बाय देयर बर्थ। बर्थ और कास्ट से कुछ नहीं होता, इनर प्योरिटी, इनर एक्शंस जो है वो बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। एंड ही रोड पावरफुल डिवोशनल हिम्स, एंड इनके हिम्स जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड है। तो अगर एक फैक्ट आता है किसी क्वेश्चन में कि इनके जो संत रविदास के हिम्स हैं वो दे आर पार्ट ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसको गलत मत कर देना, सही करना, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक चल रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन और जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है उनको एक साथ कर लिया जाए, ठीक है ना। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है कि सारे इलेक्शन एक साथ कर लिए जाए। तो अब यहाँ पे पी चिदम्बरम जो है उनका कहना है कि भाई ये बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सारे इलेक्शन एक साथ करने हैं तो आपको बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जिनके अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है वो तो यही हो जाएगा, है ना, कि भैया आप पूरा टर्म ही नहीं, एक इलेक्टेड बॉडी को उसका पूरा टर्म ही नहीं पूरा करने दोगे, आप उनको डिसॉल्व कर दोगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई स्टेट के जो मैटर्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल मैटर्स, और ऐसे में अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू वोट फ्रीली विद फुल इंडिपेंडेंस एंड फुल नॉलेज, है ना। तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग मैटर्स रहते हैं, है ना। दूसरा एक इनका ये भी कहना है कि भाई पूरे साल ही हमेशा ही पार्टीज को एक्टिव रहना पड़ता है जब अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होता है, लेकिन अगर एक साथ हो गए तो भैया फ्री 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे, फिर वो कुछ भी नहीं ध्यान देंगे लोगों के ऊपर। तो दैट इज व्हाट इज देयर। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई इलेक्शन जब बार बार होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसके कारण से डेवलपमेंट का इफेक्ट होता है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सारी फोर्स लगती है, बार बार फोर्स लगानी पड़ती है, तो ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक साथ इलेक्शन होगा तो एक ही बार फोर्स लगेगी जितनी लगनी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। पैसा बहुत खर्च होता है बार बार इलेक्शन में,
तो ये आर्गुमेंट दोनों तरफ के हम देखते हैं क्या रूट अपनाई जाती है, लेकिन अभी 2/3 मेजोरिटी चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो अभी 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास थी नहीं, तो ये याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, द फैक्ट इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैज अ हाउस होल्ड कॉस्ट। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया, मैं इसका बहुत सिंपल में आपको बताता हूँ कि देखो इनका ये कहना है, पहले तो फैक्ट इन्होंने बहुत सारे दिए हैं कि लगभग 29% अनएम्प्लॉयमेंट इस समय चल रहा है, जो जो यूथ है उसमें 29% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। तो ये काफी बड़ा नंबर है। अब उनका ये कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम हमेशा एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, मतलब कि भैया तुमको जॉब नहीं मिली, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऑथर का कहना है कि इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ हाउस होल्ड प्रॉब्लम। दिस इज द सिंपल आर्ग्यूमेंट विच इज गिवन इन दिस आर्टिकल। ऑथर का कहना है कि हाउस होल्ड प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो एक पूरा परिवार ही लगता है किसी एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, उसको नौकरी के लायक बनाने में, ठीक है ना। पूरा परिवार, पूरा हाउस होल्ड लग जाता है, ठीक है ना। अब मान लो 5 लोगों का परिवार है, तो समझ लो 4 लोगों ने मिलकर के एक को पढ़ाया है ना, एक को पढ़ा दिया। उसमें 2 लोगों ने काम किया होगा, 3 लोगों ने काम किया होगा, एक को पढ़ाया, तो पूरे हाउस होल्ड लग गया। अब वो हाउस होल्ड इस उम्मीद में रहता है कि भाई ये जो एक आदमी जिसके पीछे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, ही विल अर्न, ही और शी विल अर्न, है ना। तो जब ये कमाएगा तो थोड़ा सा हाउस होल्ड को पे बैक करेगा। बट आप सपोज करो इसका एम्प्लॉयमेंट डिले हो रहा है, नाउ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस पर्सन इज गेटिंग डिलेड, तो व्हाट विल हैपन इज कि उस हाउस होल्ड को अभी उसको डिलेड भी उसको पालना पड़ेगा, मतलब द हाउस होल्ड विल हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ दैट। तो ऑथर का ये कहना है कि हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं ना, वो अभी भी इसलिए बना रहे, इस तरीके से बना रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सीइंग एज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम बट इट इज एन हाउस होल्ड प्रॉब्लम। इसीलिए हमको जो कोशिश करनी चाहिए, जो रूल्स भी बनने चाहिए, जो पॉलिसीज बननी चाहिए, जो करंट पॉलिसीज हैं, उनको यूथ जॉबलेसनेस को केवल एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए नहीं देखना चाहिए, उनको उसको एक पूरे हाउस होल्ड की प्रॉब्लम के रूप में देखना चाहिए, और जो बनाने में चाहिए सोल्यूशन वो भी हाउस होल्ड को मद्देनजर रखते हुए बनानी चाहिए। तो दिस इज व्हाट हैज बीन स्टडीड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रीडिफाइंड इंडस्ट्री। अब सुप्रीम कोर्ट के भी 9 जज बेंच की रूलिंग आई आईआरसी 2020 में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। बहुत सिंपल सा रूलिंग था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हुआ करता था, याद रखना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हुआ करता था। अब तो नया आ गया आईआरसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ठीक है। 1978 में एक केस हुआ, बहुत फेमस केस है, जिसका नाम है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस आर राजप्पा, ठीक है, याद रखना। राजस्थान सॉरी बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस आर राजप्पा केस। इसमें वी आर कृष्णा अय्यर का जजमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री कैसे डिफाइन होगी। तो उन्होंने एक सेक्शन था 1947 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, सेक्शन 2J, याद रखना, सेक्शन 2J के अंतर्गत ये डेफिनेशन आई। और उसमें 1978 में उन्होंने एक ट्रिपल टेस्ट बनाया, जिसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि ट्रिपल टेस्ट डिटरमाइन करेगा कि क्या इंडस्ट्री है। तो उसमें बहुत सिंपल सा ट्रिपल टेस्ट था। पहला तो उन्होंने कहा कि सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सेकंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। एंड थर्ड, उन्होंने सिंपल सा बोला कि कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, जो लोगों के वेलफेयर में काम करे, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ गई, हॉस्पिटल तक इंडस्ट्री के अंदर आ गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंडस्ट्रीज के अंदर आ गए, म्यूनिसिपैलिटीज भी इंडस्ट्री के अंदर आ गई। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे लीगल डिफिनेशन के अंदर आ गए इंडस्ट्री के। हालांकि अब फिर भी जो स्टेट है, डिफेंस, जुडिशरी लॉ थे, ये इनके एम्बिट के बाहर थे इंडस्ट्रीज के। इस बार जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि 1978 का जो जजमेंट था वो 1978 के परिप्रेक्ष्य में था, है ना। बट नाउ वी डोंट नीड टू कॉपी दिस डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, और अब हम बिल्कुल नई डेफिनेशन लाएंगे फॉर द न्यू केसेस के लिए इंडस्ट्री की नई डेफिनेशन है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग पेंडिंग केसेस हैं उनमें अभी पुरानी डेफिनेशन ही लगेगी, पुराना ट्रिपल टेस्ट ही लगेगा। नई डेफिनेशन के लिए नई उसके लिए सेक्शन 2P है, नया जो आईआरसी उसमें सेक्शन 2P है, पहले 2J था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, अब 2P है। तो उन्होंने कहा नया डेफिनेशन लाएंगे नए केसेस के लिए, प्लस एक रीफॉर्मुलेटेड ट्रिपल टेस्ट लेकर के आएंगे। रीफॉर्मुलेटेड ट्रिपल टेस्ट है ना, ट्रिपल टेस्ट भी बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा, है ना। तो दैट इज व्हाट इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। तो आगे देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूज आर्टिकल है तो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज नहीं दिख रही है। यहाँ पर देख लो, आपको रशिया का फर्स्ट एवर लोकली बॉर्न जाइंट पांडा कत्यूशा इसका नाम है। ये रशिया फर्स्ट एवर लोकली बॉर्न जाइंट पांडा है, तो आप देख सकते हैं कट्यूशा इसका नाम है, कत्यूशा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।